मध्य प्रदेश में एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है उसमें अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश में जो भी सरकारी भर्ती होती है उसका सिस्टम अब बदलने जा रहा है और इसको लेके स्टूडेंट के काफी मैसेज हमारे पास में आ रहे थे कि मैम क्या वैकेंसी आएगी या नहीं होगी, एग्जाम कैसे होगी। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, वैकेंसी ज़रूर आएगी, बस आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है दैनिक भास्कर में आया हुआ था। बाकी पीडीएफ भी आ चुके हैं इसकी, तो पीडीएफ में भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्या नियम इसमें रहेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब साल में 3 पात्रता परीक्षाएं होगी, इनके स्कोर कार्ड से मिलेगी नौकरी। यानी कि पहले हम देखते थे कि हर वैकेंसी के लिए, मतलब जब वैकेंसी निकलती थी तो सभी के लिए अलग-अलग एग्जाम्स होती थी, अलग-अलग फॉर्म भरे जाते थे। लेकिन अब इस तरीके से नहीं होगा। इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि अब साल में केवल 3 ही पात्रता परीक्षा होगी और अब 3 पात्रता परीक्षा जो होगी उसी से एक स्कोर कार्ड जनरेट होगा और वो स्कोर कार्ड जो है जब भी वैकेंसी आएगी तो आपको उसी से आवेदन करना होगा और उसी से आपको नौकरी मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ नियम बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सभी के, मतलब पीडीएफ में पूरा दिया हुआ है कि आयु सीमा क्या रहेगी, परीक्षा शुल्क क्या रहेगी, सेंटर क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीजें इन्होंने क्लियर करी है कि कैसे आवेदन करना होगा, कैसे नियुक्ति होगी। तो अगर हम फिलहाल यहाँ पर बात करें कि साल में 3 पात्रता परीक्षाएं की, तो 3 पात्रता परीक्षा होगी, कौन-कौन सी होगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखो, अभी ये हुआ नहीं है, यानी कि लागू नहीं हुआ है, अभी लागू होगा। अभी सुझाव मांगा है इन्होंने कि आपकी क्या राय है, ये सही है या गलत है। तो उसके लिए इन्होंने ईमेल आईडी दी हुई है, आपको उस पर मेल करना है आपकी जो भी राय है इसको लेकर। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं पहले कि आखिर में ये चीज है क्या। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर आपको मेल करना है आपकी कोई भी राय है। तो आपको केवल 5 जून तक का समय दिया गया है, इसको लेके जो भी आपका मतलब तरीका है भाई कि ये सही है या गलत है, तो इसको लेके आप मेल कर सकते हैं उस पे। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं। प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह बदलने जा रही है। राज्य सरकार ने नए भर्ती नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया। इसके तहत अब मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी को छोड़कर बाकी सभी जितनी भी सरकारी पद पर भर्ती होती है वो सारे ईएसबी करवाएगा, पीएससी को छोड़कर, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन्होंने लिखा है कि भाई ये जो नए नियम है वो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। 1 अक्टूबर से, है ना। जो पुराने 2013 के नियम थे उनकी जगह अब ये नए नियम आएंगे और इस तरीके से एग्जाम्स होगी, फिर स्कोर कार्ड जनरेट होगा और फिर आपको आवेदन करना होगा जब भी वैकेंसी आएगी। तो 5 जून 2026 तक आम लोगों से आपत्तियों और सुझाव मांगे हैं इन्होंने कि आपको, मतलब आपकी राय क्या है इसको लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सही है, गलत है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा ताकि आपको पता चलेगा कि बाकी सभी स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, आपको ये नए नियम कैसे लग रहे हैं। चलो, अब बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब भर्ती सीधे परीक्षा के बजाय पात्रता परीक्षा और स्कोर कार्ड सिस्टम के आधार पर होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पात्रता परीक्षाएं होंगी, जिसमें कौन-कौन सी पात्रता परीक्षा होंगी और उनका उपयोग क्या होगा उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, ईएसबी हर साल 3 तरह की परीक्षा करवाएगा। पहले सारी एग्जाम्स होती थी, सभी के लिए अलग-अलग होती थी, है ना। वैकेंसी निकलती थी, फॉर्म भराते थे और फिर आप एग्जाम्स देते थे, फिर आपका रिजल्ट जारी होता था। इसी तरीके से पूरी प्रक्रिया थी। वो आपको पता है पुरानी प्रक्रिया क्या है। कैलेंडर जारी होता था, तो कैलेंडर के अनुसार तो ईएसबी कभी चला नहीं है ना। जो कैलेंडर में लिखा होता था जरूरी नहीं कि वो एग्जाम होगी, जो कैलेंडर में नहीं होता था और वो भी एग्जाम्स हो जाती थी। अब यहाँ बात करते हैं हम 3 परीक्षाएं जो इन्होंने बताई है। संयुक्त तकनीकी पात्रता परीक्षा, संयुक्त सामान्य पात्रता परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा। तीनों किसके लिए है? देखो, संयुक्त तकनीकी पात्रता परीक्षा की बात करें तो इसमें आ जाते हैं आपके, एक मिनट में यहीं पर बता देती हूँ। ये 3 पात्रता परीक्षाएं हैं, परिशिष्ट 1 के अनुसार, 2 के अनुसार और 3 के अनुसार। अब इन तीनों में हम बात करें, सबसे पहले संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा।
इसमें आपके जैसे कृषि विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, लेखा प्रबंधन, सांख्यिकी, ये सारे आ जाते हैं और इसी में हमारा पैरामेडिकल भी आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज ये भी आ रहे थे कि मैम क्या सिलेबस भी बदलेगा? तो सिलेबस नहीं बदलेगा, सिलेबस तो आपका वही रहेगा जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि रेशियो वही जो हमारा चलता था 75 और 25 का, 25 नॉन टेक्निकल और 75 जो है आपके टेक्निकल कोर्स का रहता था। तो यहाँ पर भी वही है कि संबंधित विषय से आपके 75 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आपका जो भी डीएमएलटी बीएमएलटी का सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, कोई अलग से नहीं आएंगे। तो सिलेबस नहीं बदलेगा और वैकेंसी भी आएगी। तो ये दो चीजें स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रही थी कि मैम क्या वैकेंसी नहीं आएगी या फिर क्या हमारा सिलेबस बदल जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा, दोनों चीजें, वैकेंसी भी आएगी और सिलेबस भी आपका वही रहेगा। तो आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, आप जो पढ़ रहे थे आपको वही पढ़ना है। अब बात करें यहाँ पर, देखो 25 नंबर में मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषय, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासकीय योजनाएं, सामान्य ज्ञान है ना, वो 10वें स्तर का गणित, तार्किक योग्यता, व्याकरण, प्रशासनिक, भाषा एवं भाषा ज्ञान, ये सारी चीजें पूछी जाएगी 25 में जो पूछी जाती थी। बस ये है कि तकनीकी के अंदर ये सारे होंगे जो एक परीक्षा होगी, बाकी 75 नंबर सबके अपने अपने सब्जेक्ट्स का पूछा जाएगा। क्लियर है? दूसरा यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा, इसमें आपका जैसे 25-25 नंबर में इस तरीके से इन्होंने 4 भागों में बांट दिया है। ये पैरामेडिकल से रिलेटेड आपकी वही एग्जाम्स होगी, बाकी इसमें आपका सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, गणित, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर शिक्षक अर्हता परीक्षा। तो शिक्षक के लिए यहाँ पर ये 4 इन्होंने बताई हुई, 3 बताई हुई है, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए अलग। बाकी आवश्यकता अनुसार अन्य परीक्षा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से इन्होंने 3 भागों में इन एग्जाम्स को बांट दिया है। इस तरीके से ये एग्जाम लेंगे, एग्जाम लेने के बाद ये क्या करेंगे, स्कोर कार्ड जनरेट करेंगे और उसी स्कोर कार्ड के माध्यम से आपको नौकरी मिलेगी, वैकेंसी निकलेगी, आप अप्लाई करेंगे और फिर आपको बताया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए इन्होंने जो भी सारी चीजें सिलेक्ट की हुई है कि क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, उम्र वगैरह सारा इन्होंने पीडीएफ में दिया हुआ है। और भी अभी ईएसबी की वेबसाइट पर अपडेट आएगी ही सही, तो हमें पता चल ही जाएगा। जो मैं आपको बता रही थी ना कि जैसे कि आपको 5 जून तक का समय दिया गया है, अगर आपको कोई भी आपत्ति है ना, आपका कोई भी सुझाव है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। देखो ये ईमेल दिया हुआ है, इस पर प्रेषित कर सकते हैं और ये जो वेबसाइट है पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी विभाग को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, आपके सुझाव, आपका जो भी विचार है इसको लेकर वो आप बता सकते हैं, कमेंट करके अभी जरूर बताइएगा। अब देखो मैं जो स्कोर कार्ड की बात कर रही थी ना, ये स्कोर कार्ड जो जनरेट होगा ये आपका 2 साल तक वैलिड रहेगा, है ना। यहाँ पर जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि कोई अभ्यर्थी जिसके पास 2026 का स्कोर कार्ड है, 31/12/28 तक वैध है, पुनः वर्ष 2027 में नवीन स्कोर कार्ड अर्जित करता है ना, एवं वर्ष 2028 में विज्ञापन किसी पद के लिए आवेदन करता है, यानी कि जब एक से अधिक स्कोर कार्ड वैध है तो वह उपलब्ध स्कोर कार्डों में से सर्वश्रेष्ठ स्कोर कार्ड के आधार पर आवेदन कर सकता है। सपोज दैट आपका जो एक स्कोर कार्ड है ना, आपने एग्जाम दी और मतलब इनका भी एक न्यूनतम अंक रहता है कि भाई एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। जैसे हम एग्जाम देते थे तो उसमें होता था कि भाई इतना परसेंट तो आपका होना ही चाहिए, इतने मार्क्स तो होना ही चाहिए, तभी जाकर आप उस कैटेगरी में लिए जाएंगे। तो इसके हिसाब से स्कोर कार्ड का भी इनका न्यूनतम अंक रहेगा कि एटलीस्ट इतने अंक तो आपके होने ही चाहिए, तभी स्कोर कार्ड जनरेट होगा। तो आपने एक एग्जाम दी और आपका ये स्कोर कार्ड जो है आपको मिला, आपके मार्क्स अच्छे आए। अब आपको इस स्कोर कार्ड को और सुधारना है, आप चाहते हैं कि भाई और अच्छा हो, ताकि मैं जब एग्जाम के लिए आवेदन करूं, जब भी वैकेंसी आए तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आप इसको सुधार भी सकते हैं। मतलब कि आपने जैसे 2027 में एग्जाम दी है ना और 28 में आप फिर से देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब आपके पास में कितने स्कोर कार्ड हो गए, 2 स्कोर कार्ड हो गए। अब आप चाहो तो मतलब स्कोर कार्ड 2 हो गए आपके पास में, तो जो सबसे अच्छा वाला स्कोर कार्ड है वो आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? और इसकी वैलिडिटी कितने टाइम तक की रहेगी, 2 ईयर की वैलिडिटी इसमें रहेगी, जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब इतनी एग्जाम्स आपको नहीं देनी होगी, केवल एक ही एग्जाम होगी, इस तरीके से स्कोर कार्ड जनरेट होगा और फिर आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हैं। बाकी मेन तो कंफ्यूजन जो स्टूडेंट को आ रहा था कि वैकेंसी को लेकर और सिलेबस को लेकर, तो ये दोनों ही चीजें बंद नहीं होगी, मतलब कि सिलेबस भी नहीं बदलेगा और वैकेंसी भी आना बंद नहीं होगी। तो बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। स्कोर कार्ड सिस्टम कैसे रहेगा, है ना, सरकार के जो तय न्यूनतम अंक रहेंगे उन लाने वालों उम्मीदवारों को ही स्कोर कार्ड मिलेगा। बाकी पीएससी विभागों को हर साल 30 सितंबर तक बताने होंगे खाली पद, ये तो पीएससी से रिलेटेड है। बाकी रिजल्ट परसेंटाइल स्कोर के रूप में जारी होगा, यानी कि परसेंटाइल जो कि पहले पीबी ने दिया था, परसेंटाइल के इस तरीके से निकलेगा। और बाद में विभाग जब भर्ती निकालेंगे तब उम्मीदवार इस स्कोर कार्ड से आवेदन करेंगे, है ना। कोई उम्मीदवार स्कोर बेहतर करना चाहता है तो वो अगले साल फिर से परीक्षा दे सकता है और जो अपना अच्छा स्कोर कार्ड है उसका यूज कर सकता है। अब देखो, स्कोर स्कोर कार्ड कितने समय तक मान्य होगा, तो वही मैंने कहा कि 2 साल तक वैलिड होगा। उम्मीदवारों को क्या फायदा मिलेगा, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा वो इन्होंने यहाँ पर बताया। देखो, बार बार अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं होगी, आपको बार बार एग्जाम्स नहीं देनी होगी, बार बार फॉर्म अप्लाई नहीं करने होंगे, बार बार आपका खर्चा नहीं होगा जाने आने का, फॉर्म भरने का। तो एक बार एग्जाम देंगे और स्कोर कार्ड आप बना सकते हैं। एक अच्छे स्कोर आने पर कई भर्तियों में उसी स्कोर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो आप उस स्कोर कार्ड का, जैसे कि एक के लिए हम बात करें जो तकनीकी के लिए जो है, अब उसमें से आप एक से अधिक के लिए एलिजिबल हैं, आपके पास में क्वालिफिकेशन है, तो उस स्कोर कार्ड का आप दूसरे के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आवेदन व चयन प्रक्रिया भी आसान और पारदर्शी होने का दावा है। और क्या बड़े बदलाव होंगे, बाकी ऑनलाइन नियुक्ति पोर्टल बनेगा जहां नौकरी की जानकारी, आवेदन, मेरिट लिस्ट, नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। तो ये सारा था। बाकी ये जो मैं आपको बता रही थी इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दी है, तो एमएलटी एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर ये वाली पूरी पीडीएफ है, तो बाकी की जो जानकारी है आप उसमें देख सकते हैं। सब पढ़ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे आवेदन होगा, कैसे सेंटर्स होंगे, कैसे आपकी परीक्षा की प्रक्रिया होगी, कैसे चयन होगा, ये सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी स्टॉप ना करें। बाकी आप किसी भी लैब टेक्नीशियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एमसीआरई की कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप 5 की कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान की कर रहे हो, चाहे आप गुजरात की कर रहे हो, तो आप महाराजा वेश 2.0 ज्वाइन कर सकते हैं। एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पर आपको ये बैच मिलेगी। और अभी समर सेल भी चल रहा है जो कि 2 जून तक रहेगा, तो आप इसका फायदा भी उठा सकते हैं। ये ऑफर 2 जून से रहेगा, जो कि 25 तारीख से लागू हो चुका है। तो बाकी के जो कोर्सेस है उस पर भी आपको छूट देखने को मिल रही है। और हमारी एक बुक जो लॉन्च हो चुकी है एमएलटी की, बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो। बाकी टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।